अब जब मैं एक पार्टी में गया तो दो दोस्तों में बहुत झगड़ा चल रहा था। तो एक ने बोला हाँ यार ये तो बहुत क्लियर है कि जो कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट करती हैं उनको अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो उनको तो लेने अलाउ करना चाहिए। फिर दूसरे बंदे ने बोला हाँ कंपनीज को अलाउड होना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडिया की मदद करें, इंडियन प्रोड्यूसर्स की मदद करें, और एटलीस्ट हम जब जाके सामान खरीदते हैं तो हमको हमेशा इंडियन गुड ही खरीदना चाहिए। तो इसमें भी दोनों लोगों में काफी बहस हो गई। एक ने बोला नहीं नहीं क्यों खरीदना चाहिए इंडियन, हमको तो वो खरीदना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है और सस्ता है और पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स को फायदा होता है सस्ता और अच्छा खरीदने से, चाहे वो चाइनीज हो या इंडियन हो। और दूसरे ने बोला अगर हम ऐसे ही करते गए तो इंडियन सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी, तो प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप देखें इसमें दोनों लोग एक डिबेट में फंस गए थे, और वो डिबेट कहां एंड हो रही थी, एक बोल रहा था हमको प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचना चाहिए, उनका फायदा, और दूसरा बोल रहा था हमें कंज्यूमर्स के बारे में सोचना चाहिए। बट मेरे को इंटरेस्टिंग ये लगा कि दोनों में से किसी को ये नहीं पता था कि ये ऐसा करने से, चाइनीज गुड को अंदर इंडिया में लाने से प्रोड्यूसर को कितना नुकसान होता है, नंबर में, वैल्यू में कितना नुकसान होता है, और कंज्यूमर को कितना फायदा होता है। अगर दोनों को इतना ही सेम नुकसान और सेम गेन ही होता है दोनों कंज्यूमर प्रोड्यूसर को, तो एज ए नेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा तो नहीं कि प्रोड्यूसर को ज्यादा नुकसान या कम नुकसान होता है एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स, तो उस केस में हमारे नेशन को गेन या लॉस हो जाएगा। तो अब हम मैथमेटिकली ये समझेंगे कि जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं चाइना से सस्ता, तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कंज्यूमर्स को फायदा होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोनों मिला के नेट इफेक्ट एज ए नेशन को हमारे क्या होता है वो हम मैथमेटिकली समझेंगे। अब उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज में जाना पड़ेगा। वो कॉम्प्लेक्स चीज क्या है? वो कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़ा सा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस है। तो डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप क्या होता है, एक बार वो समझ लेते हैं। किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड करता है कि उसकी डिमांड मार्केट में कितनी होगी। जैसे मान लेते हैं कोई फोन अगर इंडिया में 3 लाख रुपए का बिकता है, बस एक ही फोन है इंडिया में और वो 3 लाख का बिकता है, तो उसकी डिमांड काफी कम होगी। 3 लाख देने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन कुछ तो लोग होंगे ही होंगे। बट अभी इजी करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जब फोन 3 लाख रुपए का होता है, प्राइस 3 लाख रुपए का होता है, तो हमारी जो डिमांड फॉर फोन है वो एग्जैक्टली क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 0 हो जाती है। रियल लाइफ में ऐसा होगा नहीं, चाहे 50 लाख का भी फोन हो, कोई एक बंदा तो होगा ही जो बोलेगा मुझे 50 लाख का भी चलेगा, मेरे लिए फोन बहुत जरूरी है। बट इजी करने के लिए मान लेते हैं 3 लाख का अगर फोन होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो नियरली 0 है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम होगा, जैसे 2 लाख का होगा तो कुछ, जैसे 2 लाख यहां पे लिख लेते हैं, 2 लाख होगा तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा डिमांड होगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिमांड होगा। 1 लाख होगा तो क्वांटिटी और ज्यादा डिमांड होगी। वैसे ही जितना सस्ता करते जाएंगे डिमांड चीजों की बढ़ते जाएगी। अभी अज्यूम कर लेते हैं अगर 0 भी हो गया, ये 0 की जो लाइन है, अगर वो 0 भी हो गया तो भी मान लेते हैं 10,000 फोन इंडिया में बिकेंगे, क्योंकि 10,000 लोग ही हैं तो ज्यादा लोग है ही नहीं। तो अगर मैं इस प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को प्लॉट कर देता हूं तो इसको हम बोल देते हैं डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इससे कैसे समझ पड़ना चाहिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है? जिस चीज का प्राइस अगर गिरता जाए तो उसकी डिमांड जो है मार्केट में बढ़ते जाती है। अब इस डिमांड कर्व में क्या खासियत है समझने वाली, वो देखते हैं। अगर आपने नोटिस किया, हमने बोला था 3 लाख का जब बेसिकली फोन बिकता है तो 0 क्वांटिटी है, लेकिन जैसे हम 2 लाख का फोन बेचते हैं तो कुछ लोग फोन कंज्यूम करते हैं। अब सोचिए क्या फायदा हो रहा है कंज्यूमर्स को। कुछ कंज्यूमर्स 3 लाख, 2.5 लाख, 2,70,000, 2,80,000, 2,20,000 भरने को तैयार थे, लेकिन उन सबको फोन कितने का मिल रहा है? 2 लाख। तो ये जो 3 लाख से लेकर 2 लाख का एरिया है, ये शेडेड एरिया, इसको बोल देते हैं कंज्यूमर का गेन। ये हमारे कंज्यूमर का गेन है, और कई लोग इसको बोल देते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस, नॉर्मल लैंग्वेज में ये हमारे कंज्यूमर्स का गेन है। तो ये सबको समझ पड़ रहा है आपको कि अगर ये 1 लाख का हो जाएगा तो कंज्यूमर्स का गेन क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये ट्राइंगल का एरिया निकाल के आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया, कि कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी, कितना उसका प्राइस में डिफरेंस होगा, और ये एरिया से आप पता कर सकते हैं कि कंट्री को कितना फायदा होगा। तो आई एम अज्यूमिंग सबको ये क्लियर है, जितना प्राइस नीचे होगा उतना कंज्यूमर्स को फायदा होगा। अब एक सप्लाई साइड का भी देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। तो ऐसा कुछ समझते हैं, अगर बाकी सब चीजें सेम है, मतलब डिमांड सेम है, सब कुछ सेम है, बस प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप देखना है तो कैसा होगा? अगर समझिए कोई फोन जो है वो इजी करने के लिए मान लेते हैं इंडिया में 10 रुपए का बिकता है, मतलब कोई डिमांड फोन की तभी करता है जब वो 10 रुपए का होता है,
तो कई सप्लायर्स क्या बोलेंगे, यार 10 रुपए तो मेरी कॉस्ट ही है और 10 का ही बिकता है, तो प्रॉफिट जीरो है, तो मैं अपने रिसोर्सेज, अपनी फैक्ट्री, कोई लेबर, इसमें क्यों वेस्ट करूं, मैं फोन बनाऊंगा ही नहीं। 10 रुपए पे डिमांड जो है अगर वो जीरो है तो सप्लाई कितनी होती है, जीरो, कोई सप्लाई नहीं। लेकिन अगर फोन 10,000 का बिकता हो तो क्या होगा, कई लोग बोलेंगे 10,000 का, 1,000 का तो मैं बना के खत्म ही कर देता हूं, तो क्यों ना मैं अपने रिसोर्सेज, फैक्ट्री, अपना पैसा फोन बनाने में लगाऊं 1,000 का और 10,000 का बेच दूंगा। और अगर बाई चांस वो 1 लाख का फोन बिकता है तो सब लोग बोलेंगे यार फिर ऐसा करते हैं, हम भी फोन ही बनाते हैं। और अगर इंडिया में फोन अगर 20 लाख का बिकता है और बनता बहुत सस्ते में है तो क्या होगा, जितने भी लोग अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सब बोलेंगे बाकी सब काम छोड़ो, सब क्या बनाओ, फोन। तो इंडिया के सारे रिसोर्सेज, सारी फैक्ट्रियां, सारे लोग फोन बनाने में लग जाएंगे। इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अगर फोन का प्राइस 1 लाख हो गया तो 1 लाख के उस पे ज्यादा सप्लाई, क्वांटिटी आपकी थोड़ी सी ज्यादा सप्लाई की जाएगी। अगर फोन 2 लाख के बिक रहे हैं तो क्वांटिटी आपकी और ज्यादा सप्लाई की जाएगी, क्योंकि सारे हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो उसी में लग गए हैं। तो इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। जो पहला वाला था उसको हम बोल रहे थे डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी हम क्वांटिटी सप्लायर्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी। और डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जितना प्राइस गिरेगा उतना कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा। अच्छा, जैसे कंज्यूमर सरप्लस होता है वैसे सप्लायर का भी कोई गेन होगा। वो समझते हैं कैसे, अगर 10 रुपए का फोन बिकता है तो कोई सप्लायर नहीं बनाता, किसी को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर 1 लाख रुपए का फोन बिकता है तो क्या फायदा होगा, 10 के ऊपर जितने भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबको कुछ गेन हो रहा है। तो 1 लाख से नीचे से लेके 10 तक ये वाला जो शेडेड एरिया है ये हमारे प्रोड्यूसर का गेन है। और अगर फोन 2 लाख का बिकता है तो शेडेड एरिया और बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा सप्लायर का सरप्लस होगा, या आप बोल सकते हैं प्रोड्यूसर का गेन होगा, या इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में प्रोड्यूसर का सरप्लस होगा। अब ये सब मानते हैं कि सारे प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि हमारा जो गेन है वो बढ़ता जाए, मैक्सिमम रहे गेन हमारा, और कंज्यूमर्स चाहते हैं हमारा गेन मैक्सिमम रहे। कंज्यूमर्स गेन कैसा बढ़ाएंगे, अपना सस्ता लेके। प्रोड्यूसर्स अपना गेन कैसे बढ़ाएंगे, महंगा बेच के। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्रोड्यूसर चाहता है महंगा बिके, कंज्यूमर सस्ता खरीदना चाहता है, तो बिकता किस प्राइस पे है। तो इकोनॉमिक्स में बोला जाता है ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था हमारा डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग था सप्लाई कर्व, ये दोनों जहां मीट करते हैं इसको इक्विलिब्रियम की जगह मानी जाती है। और ये वाला एरिया, ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर आके सब कुछ क्रॉस करेगा और ये बताएगा कि क्या प्राइस सेट होगा फ्री मार्केट में। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री मार्केट में प्राइस क्या सेट होगा और क्वांटिटी क्या होगी। जैसे कि यहां मान लेते हैं ये जो वाई एक्सिस पे प्राइस था, मान लेते हैं प्राइस डिसाइड हुआ 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। तो इधर लिख लेते हैं 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज का एक फोन बिकेगा। ये क्यों होगा, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का एक जगह पे कट कर रहे हैं और वहां पे प्राइस 10,000 है। और मान लेते हैं इंडिया में एक ही फोन है, 10,000 का ही बिकता है और कोई फोन है ही नहीं, और उसकी क्वांटिटी डिमांड होगी मान लेते हैं 3,000। तो सोचिए 3,000 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10,000 पे 3,000 लोग खरीदने को तैयार हैं और 3,000 लोग बनाने को भी तैयार है। तो क्वांटिटी 3,000 और प्राइस 10,000। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये सारे जो सप्लाई कर्व है ये इंडियन प्रोड्यूसर्स का है। तो याद करिए, ये हम ध्यान से समझिए, ये जो बेसिकली हमारा सप्लाई कर्व है वो इंडियन प्रोड्यूसर्स का है। लेकिन अगर गलती से चाइना से कोई बंदा आ जाता है और वो सस्ता बनाना स्टार्ट कर देता है तो क्या होगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे फोन 10,000 का था, लेट अस अज्यूम अब फोन 7,000 रुपीज का चाइना से आ रहा है। इंडियन प्रोड्यूसर 10,000 का भी बेच रहा था, बट अब अचानक से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन ओपन कर दी। अब 7,000 का फोन जो है वो हमारा चाइना से भी आ रहा है। तो पहले तो समझते हैं प्रोड्यूसर को क्या नुकसान होगा। पहले हमारा जो प्रोड्यूसर था उसका सरप्लस क्या था, उसका सरप्लस था ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, क्योंकि वो 10,000 का फोन बेचता था। हमारा अगर आपको याद हो हमने बोला था कंज्यूमर सरप्लस, तो ये सप्लाई कर्व याद कर लीजिए, ये हमारा सप्लाई कर्व है। वो 10,000 का फोन बेच रहा है तो इसके नीचे जितना भी एरिया है ये उसका सरप्लस है। लेकिन सडनली अब क्या हुआ है, तो मैं फिर से एक बार कलर चेंज कर रहा हूं। सडनली क्या हुआ है कि अब फोन जो है वो 10,000 के बदले 7,000 का चाइना से बिक रहा है।
तो 7,000 के ऊपर जो फोन इंडियन बिक रहे थे वो अब बिकेंगे नहीं। तो ये हमारा सरप्लस जो है वो चेंज हो जाएगा और बस 7,000 के नीचे का जो एरिया है वही हमारा सरप्लस रहेगा। तो ये जो ब्लू एरिया था, ये वाला एरिया हमारा प्रोड्यूसर का लॉस हो जाएगा। जो वो पहले कमा पाता था क्योंकि वो 10,000 का बेचता था, अब वो फोन नहीं बेच पा रहा, तो ये एरिया जो है इसका नाम दे देते हैं ए, ये एरिया, ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी डी का जो एरिया है ये हमारे प्रोड्यूसर का लॉस हुआ है क्योंकि हमने बाहर से इंपोर्ट कर लिया है। अब समझते हैं कंज्यूमर का क्या होगा। अभी तक कंज्यूमर जो है वो बाय कर रहा था 10,000 रुपए में, अब अचानक से फोन जो है वो 7,000 का आ गया है, 7,000 का। अब समझते हैं कंज्यूमर को क्या होगा। तो एक बार डिमांड कर्व यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग था, अगर फोन 10,000 का था तो ये हमारे कंज्यूमर का सरप्लस था क्योंकि वो ज्यादा भरने को भी तैयार थे लेकिन 10,000 का मिल रहा था। लेकिन अब फोन क्योंकि 7,000 का हो गया है तो ये जो दूसरा शेडेड एरिया मैंने बनाया है, ये वाला एरिया, ये बेसिकली मेरा एक्स्ट्रा सरप्लस हो गया है। इसका मतलब पहले मेरा सरप्लस जो है वो सिर्फ ये एरिया था कंज्यूमर्स का, अब हम प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहे। मैं कलर चेंज कर लेता हूं और ये वाला जो एरिया है ये हमारा नया गेन है। अब ये अगर गेन है और इसको मैं नाम दूं तो ये ए था, ये बी था, इस पॉइंट को हमने नाम सी दिया था, इसको हमने डी दिया था और ये वाला पॉइंट हमारा ई था। तो अगर आप देखें एरिया ए बी सी डी हमारे प्रोड्यूसर का लॉस हुआ है, लेकिन कंज्यूमर का एरिया ए बी सी डी गेन हुआ है, ये उसका गेन है, प्लस एक और गेन हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं बीसीई। तो ये जो बीसीई का ट्रायंगल बना है, बीसीई का ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में इसको यहां ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो ट्रायंगल बना है ये हमारे नेशन का एक्स्ट्रा गेन है। यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बता रही है जो नॉर्मल गुड्स होते हैं जिनमें सप्लाई डिमांड का वैसा होता है, उसमें बेसिकली आपको ये साफ दिखता है कि कंज्यूमर का गेन प्रोड्यूसर के लॉस से ज्यादा है। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट को बुरा नहीं माना जाता। अच्छा, अब समझते हैं कि ये तो बहुत क्लियर है कि अगर मैं एडम स्मिथ की लैंग्वेज से देखूं, अगर मैं सप्लाई डिमांड कर्व से देखूं तो बहुत क्लियर है इंपोर्ट करना बुरी बात शायद नहीं है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं अगर इंपोर्ट करना इतनी अच्छी बात है तो क्या डिफेंस रिलेटेड चीजों को भी इंपोर्ट कर देना चाहिए, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है अमेरिका का, एक अमेरिकन यूएस मिलिट्री का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बोला था कि अब हमको डर लगने लग गया है कि हमारी डिपेंडेंस ऑन चाइना जो है वो मिलिट्री गुड्स के भी बढ़ते जा रही है। उसका मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लीजिए यूएसए में बुलेट्स बनाना बहुत महंगा पड़ता है और चाइना में बुलेट बनाना बहुत सस्ता, तो अमेरिका ने सोचा अपने पैसे यहां क्यों वेस्ट करें, चाइना से करते हैं। तो चाइना से ही वो बुलेट्स मंगाते हैं। अब बहुत उनको डर क्या लग रहा है, जिस दिन वॉर हुई और अगर चाइना से ही हुई तो बेसिकली उनको बोलना पड़ेगा जल्दी से बुलेट्स भेजो क्योंकि आपके साथ वॉर चल रही है, तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो कई लोग बोलते हैं कि डिफेंस रिलेटेड चीजें जो हैं उनमें इंपोर्ट करना सही है कि नहीं वो पता नहीं है। अब मैं उसके उल्टे आर्ग्यूमेंट भी दे रहा हूं, बट फिर समझेंगे आगे उसको कंक्लूड कैसे करना चाहिए। कई लोग ये बोलते हैं कि अगर अमेरिका बहुत महंगी बुलेट्स बनाता है और चाइना बहुत सस्ती बनाता है तो ऐसा करना चाहिए कि जब वॉर नहीं हो रही, पीस टाइम पे बहुत सारी बुलेट्स लेके हर साल देखते रहना चाहिए हमारे पास इनफ इन्वेंट्री है कि अगर वॉर चालू भी हुई तो हमारे पास एक साल लड़ने की इन्वेंट्री है। तो जैसे अमेरिका ऑयल में करता था, आज से कुछ साल पहले अमेरिका हमेशा रिजर्व बना के रखता था, ऑयल खुद प्रोड्यूस नहीं करता था और दुनिया को बोलता था कि मेरे को ऑयल लाके रिजर्व में डाल दो, और रिजर्व इसलिए रखता था कि अगर वॉर चालू हो तो उसको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इतना ऑयल रखता था कि अगर लंबी वॉर भी चल जाए तो उसके पास रिजर्व रहेगा। तो वो महंगा प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो क्या कोशिश करता था, पहले से ही अपना रिजर्व बना ले। उसी तरीके से हो सकता है आप बुलेट का भी कर ले। हाँ, दूसरा हो सकता है कि आप ऐसा सोचिए कि दूसरा चाइना को सोच के दूसरे और ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर आपको लगता है कोई फ्रेंडली कंट्री है जो कर सकती है और सस्ती देती है आपको बुलेट तो आप उसको दे दीजिए। और तीसरा तरीका है ये सोचना कि हाँ
यार कुछ बेसिक मिनिमम बुलेट्स तो हमारी होनी चाहिए, चाहे वो बनती महंगी भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन डिफेंस रिलेटेड चीजों में हम चांस नहीं लेंगे। हमारा एक्स्ट्रा पैसा जाएगा बट वो इंश्योरेंस की तरह है, मतलब पैसा जा रहा है हमारा, लेकिन जिस दिन वॉर होगी तो हमको काम आएगा कि एटलीस्ट हम भी बुलेट बनाते थे। तो इन तीनों में से डिफेंस एक्सपर्ट से बात करके सोचना समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज को इंपोर्ट करना चाहिए और कौन सी चीज को मिनिमम अपने पास बनाना चाहिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट जो आ सकता है वो है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, अगर हम सब कुछ चाइना से इंपोर्ट करने लग जाए और हम कभी नई इंडस्ट्री बनाई नहीं, क्योंकि अगर मैं एक नई इंडस्ट्री बनाता हूं तो वो चाइना के जिसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कंपनी के पास, उससे तो वो कंपीट कर नहीं पाएगी। तो वो कंपनी चालू होने से पहले, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ाने से पहले, अपनी स्किल डेवलप करने से पहले ही मर जाएगी। तो क्यों ना इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाया जाए। अब इसमें भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं। कई लोग बोलते हैं अगर आप इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाने गए तो इसकी कोई अंत नहीं है। इसका अंत नहीं है इन द सेंस आप फिर क्या करते हैं, हम ऐसे कंपनीज को पैसा देते जाते हैं, इंडियन इनएफिशिएंट कंपनीज को जो बहुत महंगा बना रही है, खराब क्वालिटी का बना रही है, लेकिन उनको हम बचाते ही जा रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने 10 साल बचा लिया उनको पैसे दे देंगे तो जब भी आप इसमें हटाएंगे तो हंगामा हो जाएगा। तो ये इनएफिशिएंट कंपनीज 50 साल तक चलते रहेंगी और आपको बोलते रहेंगी कि हमको पैसा देते रहो क्योंकि ये तो हमको बनाना ही बनाना है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड का आर्गुमेंट भी है कि जब WTO इसकी इजाजत देता भी है और लोगों को समझाता है, डेवलपिंग कंट्रीज को, कि अगर आपको इन्फेंट इंडस्ट्री को डेवलप करना है और आपको लगता है बाहर से आप कंपीट नहीं कर सकते, तो वो ग्रेस पीरियड दे देते हैं। यानी कि समझे 10-15 साल का ग्रेस दे देंगे और वो बोलेंगे 10-15 साल तक इस वाले सेक्टर को आप बेसिकली सेव कर सकते हैं, बाहर के इंपोर्ट से बचा सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकते हैं ताकि इंपोर्ट महंगा हो जाए या इंपोर्ट को आने ना दे, ताकि आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री जो है कुछ टाइम तक कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट कर ले, कुछ स्किल क्रिएट कर ले। लेकिन 10-15 साल बाद तो आपको इन कंपनीज को बोलना पड़ेगा कि अब आपको कॉम्पिटिटिव होना ही है, वरना हम बाहर से सस्ता ले लेंगे। दूसरा तरीका वो ये बोला जाता है कि इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी बाहर के जो इंपोर्ट है उनको महंगा मत करो, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट को महंगा कर देंगे तो क्या गड़बड़ होगी, कंज्यूमर को लॉस होगा। याद करिए, कंज्यूमर का जो लॉस है या जो कंज्यूमर को इंपोर्ट करने से गेन होता है वो काफी बड़ा था। तो अगर हम नहीं उनको इंपोर्ट करने देंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और कंज्यूमर का लॉस जो है वो प्रोड्यूसर के गेन से ज्यादा होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर कंज्यूमर को कुछ सस्ता बाहर से मिल रहा है तो उसको लेने दीजिए। पर आप इन्फेंट इंडस्ट्री का और डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कुछ मदद कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको लैंड फ्री दे सकते हैं, कोई टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, जो हम मेक इन इंडिया कैंपेन में करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमें यह समझना है कि ये जो बेनिफिट हम देंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, इन्फेंट इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत लंबे पीरियड के लिए कर देंगे तो हमारी लेबर इनएफिशिएंट सेक्टर में फंस जाएगी। जैसे 1991 तक HMT जो है वो बहुत बड़ी पूरे मार्केट पे कैप्चर करती थी, लेकिन 1991 में जैसे ही हमने लिबरलाइजेशन किया वो बुरी तरह कोलैप्स हो गई। इसका मतलब हमने इतने सालों तक अपनी लेबर को एक इनएफिशिएंट इंडस्ट्री में फंसा के रखा हुआ था। इसलिए अगर मदद करनी भी है तो बहुत छोटे पीरियड के लिए करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए इतने पीरियड में एफिशिएंट बन जाओ, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन जाओ, अगर नहीं बन सकते तो आपको फेड आउट करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हमको कंक्लूड इसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शंस जितनी कम हो उतना अच्छा। डिफेंस रिलेटेड चीजों में शायद हमको एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहिए। इन्फेंट इंडस्ट्री में अगर बचाना भी है तो थोड़े टाइम के लिए बचाना चाहिए, बट मोर और लेस रिस्ट्रिक्शन जितनी कम हो सके उतनी हमको कम करनी चाहिए। और टाइम आ गया है कि हम एक नेशनलिस्ट की डेफिनेशन चेंज कर दें। एक अच्छा नेशनलिस्ट उसको नहीं माना जाना चाहिए जो चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करे। एक बड़ा नेशनलिस्ट उसको माना जाना चाहिए जो एनिमी को आउट प्रोड्यूस करे। एनिमी को आउट प्रोड्यूस करने का मतलब, हम लोग इस लॉकडाउन से पहले जब भी कोई एक लेबर, फैक्ट्री वर्कर जो भी एक फैक्ट्री में जाता था, काम करता था, ऑफिस जाता था, कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस करता था, चाहे वो कोई फिजिकल गुड की क्वांटिटी प्रोड्यूस करता था या सर्विस की क्वांटिटी प्रोड्यूस करता था। क्यों ना हम सब एक कसम खा लें कि जब ये लॉकडाउन के बाद हम सब वापस ऑफिस जाएंगे, अपनी फैक्ट्री में जाएंगे, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे, 20% ज्यादा प्रोडक्टिव। अगर मैं एक जूता बनाता था तो मैं 1.2 जूता बनाऊंगा, मैं एक सर्विस देता तो 1.2 सर्विस दूंगा। उतने ही रिसोर्सेज में, उतनी ही मशीनरी के साथ हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। अब आप बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है, तो याद रखिए 1939 से 45 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, उसके बाद बहुत कंट्रीज ने इस नेशनलिज्म, पेट्रियोटिक फीलिंग को इसको यूज करके
बहुत लोगों को अपने कंट्री में बोला प्रोडक्टिव बनो, और जब वो ज्यादा प्रोडक्टिव बने, उतने ही काम में वो ज्यादा करने लग गए, तो अपने आप चीजों की कॉस्ट गिर गई, क्वालिटी अच्छा होना स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे वो दुनिया को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर पाए। और फिर किसी इंडियन को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इंडियन खरीदना है, वो खुद ही इंडियन खरीदेगा, क्योंकि सस्ता और बेस्ट वो इंडियन ही होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ पड़ा हो कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कैसे सोचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम आगे भी ऐसी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।